नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे खिलजी क्रांति। ठीक है, यानी खिलजी क्रांति क्या है, क्यों हुई, किस सेंस में खिलजी क्रांति को खिलजी क्रांति कहा जाता है, क्रांति का क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या होता है, इन सारी बातों की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट रेडी हो जाते हैं और एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए बेहतर तरीके से बच्चों, ताकि बाकी लोग भी क्लास से जुड़ सकें। और आपकी संख्या अभी बेहद कम है। ठीक है, और रेशमा, ठीक है, अनुराधा, रेशमा, चलिए फटाफट बच्चों फटाफट लाइक करिए फटाफट। बाकी सभी अपने ग्रुप में डाल दीजिए लिंक को। सिद्दीकी, ठीक है। चलिए बच्चों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, और उम्मीद है क्लास अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। आप लोग आपस में बातें न करके 1 घंटा कम से कम ईमानदारी से पूरी तरह कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखिए। ठीक है, तो क्लास शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि और कौन कौन सी क्लासें हमारी कंटिन्यू है बच्चों। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 12 वर्षों से आप लोगों के साथ काम करने का। और इससे भी बेहतरीन चीज़ आपको मैं बताऊं बच्चों, 2 क्लासें हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चल रही हैं, जिन्हें आप स्पेशल क्लास कहते हैं। और ये स्पेशल क्लास बच्चों ये 10 AM यानी सुबह मॉर्निंग में 10 बजे होती है। ये NCERT बेस्ड क्लास है। अभी मैं डुअल NCERT की क्लास चल रही बच्चों, तो ये NCERT बेस्ड क्लास है। ठीक है, और 10 बजे होती है। यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक, मुगल काल का अध्ययन अभी हो रहा है यहाँ पे, और रात को 10 बजे बच्चों यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेशन होता है। ये आपका प्रैक्टिस सेशन है रात को 10 बजे, ये प्रैक्टिस सेशन है बच्चों। ठीक है, तो इस क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस यहाँ पर चल रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं बच्चों, अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो प्लस कोर्स लेने पर आपको हमारा मॉडर्न हिस्ट्री मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट मिल जाएगा प्लस पर। अगर आप प्लस पर जाते हैं तो वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों वर्ल्ड हिस्ट्री अभी कंटिन्यू है। ठीक है, अभी ये चल रहा था लेकिन अभी ब्रेक है, 2 से 3 दिन के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से ये कोर्स स्टार्ट होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो नई तरीके से आप लोग जुड़ सकते हैं। और अभी बच्चों 8 सितंबर से एकदम न्यू और फ्रेश बैच स्टार्ट हुई है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर विद करेंट अफेयर्स। ठीक है, ये फ्रेश बैच है एकदम। जो बच्चे 2020-21 में 21, 22 और 23 में जो लोग देना चाहते हैं वो लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है उसके बारे में अगर आपको बताना बच्चों तो ध्यान दीजिएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है। दोनों में आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू सभी, यानी GS ऑप्शनल जो कुछ भी XYZ जो भी सिलेबस है आपके यूपीएससी का, कंप्लीट तैयारी आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, प्लस आपका नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस सब्सक्रिप्शन है, यानी दोनों में कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगी किसी भी चीज के लिए। यानी कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी सिलेबस का पार्ट आपको अदर जगह आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, सारा कोर्स यहीं पर मिल जाएगा। लेकिन आइकॉनिक एडवांस इसलिए है क्योंकि इसमें जो है आपको एक कोच भी प्रोवाइड किया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, जो आपको रेगुलर मेंटरशिप देगा, रेगुलर आपको गाइड करेगा, आपका फीडबैक लेगा। ये सारा काम आइकॉनिक में है। आइकॉनिक अगर आप 2 साल का लेते हैं बच्चों तो ये 10% डिस्काउंट के बाद, और 10% डिस्काउंट क्यों होगा, क्योंकि आप हमारे रेफरल कोड SKY लाइव का यूज करेंगे। जब आप हमारे रेफरल कोड को हमारे आप अप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट आप हमारे रेफरल कोड में ले सकते हैं। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट यहां पर आपको मिल जाएगा, और ये फी केवल आपको 89,100 पे करना होगा। ठीक है, 89,100 पे करना होगा, और 1 ईयर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 57,600 में है 10% डिस्काउंट के बाद। लेकिन ये डिस्काउंट बच्चों आपको हमारे रेफरल कोड SKY लाइव के यूज करने पे होगा। और इसी तरह आपका जो प्लस है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी आपको 10% डिस्काउंट के बाद आपको 57,600 में उपलब्ध है, और 1 ईयर का 39,600 में। ठीक, तो जो भी आपके अकॉर्डिंग अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके साथ एक बेहतर तरीके से वर्क किया जाता है, एकदम डिफरेंट वर्क किया जाता है। यानी आपको जो भी आपकी बेसिक समस्याएं हैं उसका पूरा एक
खाका मेंटेन किया जाता है, फिर उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। शुरू से ही आपकी समस्याओं को ध्यान में रखकर कोर्स को कंटिन्यू किया जाता है। जीरो ऐप से रेगुलर मेंटरशिप, रेगुलर आंसर राइटिंग, ये सब यूनिट वाइज प्रिपरेशन कराई जाती है और आपकी तैयारी की शुरुआत मेंस से कराई जाती है। ठीक, मेंस से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आपको प्लस पर आना बच्चों, अनअकैडमी आपको ज्वाइन करना है तो आप रेफरल कोड SKY लाइव के थ्रू आएंगे, जो आपको 10% का क्या देगा, डिस्काउंट देगा, और साथ साथ हमसे जुड़ने का अवसर भी आपको देगा बच्चों। डॉक्टर संजय सर से आप जुड़ सकते हैं और हमारे गाइडेंस में एक बेहतरीन अनुभव में आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास पे आते हैं और क्लास की चर्चा करते हैं। आज की क्लास है बच्चों खिलजी क्रांति। ठीक है, चलिए खिलजी क्रांति पे आते हैं। सभी लोगों को हमारी तरफ से शुभकामना बच्चों। अंजनी, माया देवी, रवि, मानू, अंकुर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, खिलजी क्रांति है क्या। ठीक है, आइए देखते हैं। खिलजी क्रांति, देखिए बच्चों खिलजी क्रांति। ठीक है, अब देखिए कहते हैं खिलजी क्रांति बच्चों किसके द्वारा हुआ, खिलजियों के द्वारा हुआ। ये किसके द्वारा होता है, खिलजी वंश के द्वारा हुआ। ये क्रांति किसके द्वारा की गई, खिलजी वंश के द्वारा की गई। यहां दो चीजें हैं, क्रांति का मतलब क्या होता है। ठीक है, खिलजी क्रांति माने खिलजियों की क्रांति, क्रांति का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, क्रांति का मतलब क्या होता है। तो क्रांति का मतलब होता है कि भाई जो व्यवस्था, जो जिस तरह की व्यवस्था है उस समय, उस व्यवस्था में पूरी तरह से क्या कर देना, परिवर्तन कर देना। यानी जो उस समय की व्यवस्था संचालित हो रही थी, चाहे वो राजनैतिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक, चाहे सांस्कृतिक, सामाजिक, जो भी व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी, उस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला देना ही क्या है, क्रांति है। तो प्रश्न यहां ये उठ जाता है कि कौन सा परिवर्तन खिलजियों के आने के बाद दिल्ली सल्तनत में दिखाई देता है, जिसकी वजह से खिलजियों के आने के बाद इसे खिलजी क्रांति की संज्ञा या नाम दिया गया। ठीक है, यानी खिलजियों ने कौन सा ऐसा बदलाव दिल्ली सल्तनत में किया जिसकी वजह से हम इसे खिलजी क्रांति कहते हैं। बाकी आप तो ये जानते हैं कि खिलजी सल्तनत की स्थापना या खिलजी वंश की स्थापना बच्चों दिल्ली सल्तनत का एक सबसे छोटा वंश है, जिसकी नींव जो है कौन डालेगा, जलालुद्दीन खिलजी डालेगा। तो वो बातें तो हम बाद में करेंगे, जलालुद्दीन खिलजी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी कौन है, मुबारक शाह खिलजी कौन है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आखिर वास्तव में खिलजी को खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है। और क्रांति का मतलब अगर ये है कि कि जो व्यवस्था उस समय थी, उस व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव हो जाना, यानी क्रांति का तात्पर्य अगर पूरे परिवर्तन से है, एक एब्सोल्यूट चेंज से है, तो प्रश्न ये है कि कौन सा परिवर्तन खिलजियों के आने के बाद हुआ दिल्ली सल्तनत में, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आखिर खिलजी क्रांति को खिलजी क्रांति क्यों करते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, तत्कालीन परिस्थितियों में बदलाव से, तत्कालीन परिस्थितियों में बदलाव से है। तत्कालीन परिस्थितियों में बदलाव, तत्कालीन परिस्थितियों में बदलाव से है। खिलजी क्रांति का संबंध बच्चों किससे है, तत्कालीन परिस्थितियों में बदलाव से है। अब देखिए तो कौन कौन से बदलाव हुए, चलिए सबसे पहला बदलाव तो देखते हैं बच्चों। प्रथम बदलाव क्या हुआ, अभी तक आपने देखा
कि भाई दिल्ली सल्तनत पर मूल रूप से गुलाम वंश की सत्ता थी। जिस गुलाम वंश की नींव ऐबक ने डाली थी, उस गुलाम वंश को क्रमशः जो है इल्तुतमिश, बलबन या कैकूबाद क्यूमर्स के द्वारा संचालित किया गया। ठीक है, यानी अभी तक दिल्ली सल्तनत पर एक तरह से गुलाम तुर्क सरदारों का क्या था, कब्जा था, जो अपने आप को एक श्रेष्ठ नस्ल का मानते थे। तुर्कों की कुल 64 प्रजातियां हैं। उन 64 प्रजातियों में इल्बारी, शमसी ये श्रेष्ठ प्रजाति माने जाते थे। ऐबक किस वंश का, किस प्रजाति का था, शमसी प्रजाति का था, सॉरी इल्तुतमिश, इल्बारी। ठीक, तो ये प्रजातियां गुलाम तुर्कों की श्रेष्ठ प्रजातियां मानी जाती थी। तो अभी तक दिल्ली सल्तनत पर पूरी तरह से कहीं न कहीं श्रेष्ठ गुलाम तुर्क प्रजाति का क्या था, कब्जा था। अब आप जानते हैं बच्चों कि जो खिलजी हैं, ये खिलजी क्या है? ये खिलजी मूल रूप से कहा जाता है कि अफगानिस्तान में हेलमंद नदी घाटी है। कौन सी नदी घाटी बच्चों? हेलमंद नदी घाटी है। अफगानिस्तान में हेलमंद नदी घाटी है। इस नदी घाटी में खलज एक स्थान है। क्या है बच्चों? खलज एक स्थान है। खलज एक स्थान है। इस स्थान पर जिन लोगों ने निवास किया उन्हें क्या कहा गया? खिलजी कहा गया। यानी खिलजी शब्द जो है ये एक भौगोलिक संकेतक से है, यानी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण ये नामकरण है। कहा जाता है खिलजी जो है बच्चों ये मूल रूप से निम्न प्रजाति के तुर्क थे। ये थे तो तुर्क, लेकिन निम्न प्रजाति के तुर्क थे। ठीक है, निम्न प्रजाति के ये क्या है? तुर्क हैं, निम्न प्रजाति के तुर्क हैं। यहाँ तक कि बर्नी एक महान इतिहासकार है। बर्नी तारीख फिरोजशाही नामक ग्रंथ की रचना किया। बर्नी अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही, ये बर्नी की किताब है। इस पुस्तक में बर्नी कहता है कि ये खिलजी जो है ये तुर्क नहीं है। यानी बर्नी जो है इन्हें तुर्क भी नहीं मानता। बर्नी बच्चों इन्हें तुर्क भी नहीं मानता। और आपको याद होगा कि दिल्ली की जनता जो है बच्चों, कहा जाता है कि गलतफहमी की वजह से इन खिलजियों को अफगान मानती थी। क्या मानती थी? अफगान मानती थी। कहा जाता है कि इसी वजह से दिल्ली की जनता इनको पसंद नहीं करती थी। और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये आप देखेंगे कि जलालुद्दीन पूरी तरह से क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जब खिलजी वंश की सत्ता डाला तो वह दिल्ली में आके राज्यारोहण नहीं किया। वो सीधे सीधे किलोखरी महल में जाके अपना राज्यारोहण करता है। वो दिल्ली में तब तक नहीं आया जब तक दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने उसको आमंत्रित नहीं किया कि नहीं आप आइए। ठीक है, तो कहीं न कहीं जनता में ये एक भावना थी कि ये मूल रूप से खिलजी जो है ये क्या है? अफगान है, ये तुर्क नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली की जनता का अपना अलग भ्रम था। बर्नी इन्हें तुर्क भी नहीं मानता। लेकिन सच्चाई क्या है? वास्तविकता ये है कि ये खिलजी जो है ये मूल रूप से तुर्कों की 64 प्रजातियों में से क्या थे? एक थे। हालांकि ये निम्न प्रजाति के तुर्क माने गए हैं। ये बच्चों निम्न प्रजाति के क्या माने गए हैं? तुर्क माने गए हैं। ठीक, अब देखिए कहते हैं हिंदुस्तान में अगर आप गौर फरमाइए तो हिंदुस्तान में पहली बार आपको याद होगा हिंदुस्तान में बच्चों पहली बार खिलजियों का आगमन हिंदुस्तान में पहली बार खिलजियों का आगमन कब होता है? हिंदुस्तान में पहली बार खिलजियों का आगमन कब होता है? हिंदुस्तान में पहली बार बच्चों खिलजियों का आगमन आपको याद होगा मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। ये भारत में सबसे पहले कब आए? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। और आपको याद होगा मोहम्मद गोरी बच्चों तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के फर्स्ट युद्ध यानी प्रथम युद्ध में जो कब हुआ था? 1191 में। इस युद्ध में यह पृथ्वीराज चौहान से क्या होता है? पराजित हो जाता है। और जब पराजित होकर मोहम्मद गोरी भागता है तो इस मोहम्मद गोरी को कौन बचाया था? एक खिलजी ने ही बचाया था बच्चों। किसने बचाया था? खिलजियों ने ही बचाया था। खिलजी ने बचाया था।
ठीक है। तो यहां से भारत में खिलजियों का अस्तित्व हमें क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, यहां से हमें खिलजियों का अस्तित्व पता चलता है। तो हम देखिए, थोड़ा सा मैं भटक गया, कहीं और चीजें आपको बताने लगा। मैं बात कर रहा था इस पे कि आखिर वास्तव में खिलजी को खिलजी क्रांति या खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं बच्चों, खिलजियों को खिलजी क्रांति या खिलजी क्रांति की संज्ञा इसे क्यों दी गई है। एक बार लाइक एंड शेयर करिए यार, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, आप लोग कम से कम लाइक एंड शेयर तो कर सकते हैं। अंकित, दिग्विजय जी, कम से कम यार अभी देखिए बच्चों, आप तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए क्लास से। सोनम चौधरी, प्रियंका, वेरी गुड। अंकुर नागर, चलिए देखिए, तो यहां पर बच्चों क्या करना है, अभी हम बात कर रहे थे कि वास्तव में खिलजी को खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है, तो उसके क्या पॉइंट हैं। खिलजी क्रांति क्यों, इसको ऐसे लिखिए। अगर इसे देखिए प्री मेंस दोनों में आ जाएगा आपका। अगर आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ ले, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन है मान लीजिए खिलजी वंश को, खिलजी वंश को क्रांति का काल क्यों कहा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको 150 शब्दों में क्या करना, लिखना है। ठीक, चलिए 150 शब्द में आप लोगों को लिखना है। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अब मैं इसको बताने चल रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं बच्चों मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को जरूर लिख के भेजिएगा। ठीक है, सत्यम गंगवार, वेरी गुड बेटा, थैंक यू इसके लिए। ठीक है, अब देखिए मेरा क्वेश्चन, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि खिलजी वंश को क्रांति का काल क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन है और मैं इसको बताने चल रहा हूं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग अब बाद में इसको क्या करिएगा, लिखिएगा। ठीक है, और लिख के आप लोग इसको क्या करेंगे, हमको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने कैसा लिखा है। ठीक है, तो चलते हैं, चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, मेरा स्टेटस आपने लगाया है, थैंक यू इसके लिए बच्चों, थैंक यू। चलिए, खिलजी क्रांति, देखिए क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, इसी में दोनों चीजें आप देख लीजिए। खिलजी वंश को क्रांति का काल क्यों कहा जाता है, अगर ये 150 शब्द में लिखना है तो आपके पास जो है 15 शब्द से ज्यादा नहीं होगा आपको परिचय देने के लिए। आप अपना परिचय 15 शब्द से ज्यादा नहीं यूज करेंगे, यानी खिलजियों के बारे में आप केवल 15 शब्द में आप बताएंगे। खिलजियों के बारे में आप केवल 15 शब्द में आप क्या करेंगे, बताएंगे। आप केवल यहां पर ये बताएंगे कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा फला, माने वहां पर आप डेट लिख देंगे, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा फला डेट को, यानी कब से कब तक है खिलजी वंश बच्चों, हाँ 90 से 20 तक। तो आप कहेंगे जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश जो है 1290 में स्थापित किया गया, जो अफगानिस्तान में, जो मूल रूप से अफगानिस्तान में हिलमंद नदी घाटी के खलज क्षेत्र में रहने वाले निम्न प्रजाति के तुर्क थे। ठीक, बस परिचय आपका हो गया। आपने उनकी भौगोलिक जानकारी भी दे दिया, आपने उनकी प्रजाति की जानकारी भी दे दिया, आपने उनके ड्यूरेशन की जानकारी भी दे दिया, आपने किसने इस वंश की नींव डाला उसको भी बता दिया। 2 लाइन में 4 चीजों की जानकारी आपने दे दिया, यानी पूरी तरह से उसका परिचय हो गया, किसका, खिलजी वंश का। ठीक, हाँ, आप अब
तुरंत जब परिचय हो जाएगा तो परिचय के बाद आप क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। परिचय के बाद बच्चों पैराग्राफ चेंज होता है और पैराग्राफ चेंज करने का अपना तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे आपने इतना लिख दिया तो तुरंत आप परिचय चेंज करके पैराग्राफ यहां से बीच से चेंज करेंगे। आप लिखेंगे इन्हें क्रांति का काल इसलिए कहा जाता है, या खिलजी क्रांति को क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा निम्न परिवर्तन किए गए। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जहां आप अगर पॉइंट आउट कर दें तब भी एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको पैराग्राफ में लिखना होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जहां पर आपके पास ये मौका होता है कि आप उनको पॉइंट आउट भी कर दें, तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप पॉइंट आउट कर देंगे तब भी यहां पर आपका काम क्या हो जाएगा, पूरी तरह से हो जाएगा। अब देखिए पहला पॉइंट आप कहेंगे पहली बार दिल्ली पर निम्न नस्ल के तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई। निम्न नस्ल के तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई, यानी पहला तो ये परिवर्तन हुआ, पहला परिवर्तन ये हुआ बच्चों कि अभी तक दिल्ली पर क्या था, अभी तक दिल्ली पर क्या था कि गुलाम तुर्क सरदारों का कब्जा था, उच्च नस्ल के तुर्क थे वो। पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली पर निम्न नस्ल के तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई, ठीक है। पहला बदलाव ये क्या है, एक बदलाव है, यानी अभी तक गुलाम तुर्क सरदारों का कब्जा था गुलाम वंश के रूप में, जो उच्च प्रजाति के मानते थे अपने आप को। पहला बदलाव ये हुआ कि निम्न नस्ल के तुर्क जो है दिल्ली की गद्दी पर क्या किए, पर माने स्थापित हुए, ठीक है। अब देखिए इससे भी बढ़िया आंसर कैसे लिख सकते हैं, जब आप ऊपर परिचय के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे तो वहां पर क्रांति को एक लाइन में परिभाषित कर दीजिए कि क्रांति का तात्पर्य जो है वर्तमान पर तत्कालीन परिस्थितियों में आमूलचूल बदलाव से होता है, जो हमें खिलजियों के द्वारा भी देखा गया, जो निम्न है। अब निम्न में ऐसे पहला दिखाई, हाँ एक चीज बहुत अच्छा होगा, क्रांति की परिभाषा भी आप एक लाइन में नीचे बीच में दे दीजिए, ठीक, तब आप बदलाव को दिखाइए। तो बदलाव में पहला बदलाव आपने दिखाया कि भाई जो उच्च कुल के तुर्क थे उनकी जगह पे निम्न कुल के तुर्कों की क्या हुई, स्थापना हुई, ठीक है। दूसरा बदलाव आप दिखाएंगे खिलजियों ने राजनीति एवं धर्म को अलग रखा, जो अभी तक नहीं था, जो गुलाम वंश में नहीं था। एग्जामिनर पूरा का पूरा समझ जाएगा, जो गुलाम वंश में नहीं था, यानी एग्जामिनर यह भी समझ गया कि भाई गुलाम वंश में राजनीति और धर्म दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, धर्म से ही राज्य का संचालन होता था, सत्ता की चाबी खलीफा के हाथ में होती थी। खलीफा जो है सुल्तान को क्या देता था, खिलियत नियुक्ति पत्र देता था, उसके नाम से सत्ता का संचालन सुल्तान करता था, यानी धर्म के द्वारा राज्य का संचालन हो रहा था। गुलाम वंश में धर्म और राजनीति क्या थे, एकदम एक साथ थे। ये इतना शब्द एग्जामिनर समझ लेगा इससे, ठीक है। आपने नीचे टैग लगा दिया ना, जो गुलाम वंश में नहीं था, ठीक है, यानी गुलाम वंश में क्या नहीं था, राज्य राजनीति और धर्म अलग अलग नहीं था, जिसकी स्थापना खिलजियों ने किया। खिलजियों ने इसमें क्या किया, बदलाव कर दिया। खिलजियों ने राजनीति एवं धर्म को क्या किया, अलग रखा, राजनीति एवं धर्म को अलग अलग रखा। यहां 2 बार लिखिए, अलग अलग रखा, ठीक है, यानी धर्म को राजनीति से अलग रखा, पूरी तरह से धर्म के प्रभाव को राजनीति से क्या किया, खत्म कर दिया। ये बदलाव किया, अभी तक जो हमें गुलामों में नहीं दिखता था, ठीक है, दूसरा बदलाव। तीसरा बदलाव बच्चों,
पहली बार खिलजी वंश द्वारा साम्राज्यवाद की संकल्पना प्रारंभ की गई। साम्राज्यवाद की संकल्पना प्रारंभ की गई, जबकि गुलाम वंश केवल गोरी के क्षेत्र पर शासन किया। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, गोरी के क्षेत्र पर शासन किया। अब आप बच्चों देखिए, कहने का मतलब यहां यह कहा जा रहा है कि भाई गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए, चाहे वो बलबन रहे, चाहे वो इल्तुतमिश रहे, चाहे वो ऐबक रहे, जो भी रहे, किसी ने सुई के नोक के बराबर भूमि भी गोरी के राज्य में नहीं शामिल किया। गोरी ने जितना भूभाग जीता था अपने दौरान, उतने ही भूभाग को लोगों ने क्या किया, बनाए रखने का प्रयास किया, या अगर वहां पर विद्रोह हुआ तो उसको लोगों ने दबाने का प्रयास किया। कोई हिंदुस्तान का नया टुकड़ा जीत कर उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया। यह काम पहली बार बच्चों खिलजी वंश के द्वारा शुरू होती है। जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी जो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, उसने जलालुद्दीन के शासन के दौरान ही देवगिरी को क्या किया, लूटा। देवगिरी को लूटा बच्चों, जीता देवगिरी को। यानी साम्राज्यवाद की जो शुरुआत है, यानी दिल्ली सल्तनत के भूभाग में पहली बार खिलजियों के द्वारा ही नए क्षेत्रों को जीतकर शामिल करने की प्रक्रिया को क्या किया गया, शुरू किया गया। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों आप अलाउद्दीन खिलजी के समय देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में भी राजपूतों को जीतेगा, दिल्ली को जीतेगा, आप गुजरात को जीतेगा। गुजरात को जीतने के बाद बच्चों उसने रणथंभौर जीता, चित्तौड़ जीता। इन सारे क्षेत्रों को जीतने के बाद मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण में वारंगल, देवगिरी और आपके बच्चों देवगिरी, वारंगल, होयसल वंश और पांड्य वंश, इन चारों वंशों को क्या करता है, जीतता है। तो साम्राज्यवाद की शुरुआत जो अभी तक गुलाम वंश में आपको कहीं देखने को नहीं मिलती, वह पहली बार आपको खिलजी वंश में देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, नहीं समझ रहे हो? अक्षय फ्री फायर को सर मजा ना आ रहा। अब ये मजा लेने आए हैं बेटा, मजा आप कहीं और ले लो जाके थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, कुछ लोग तो मजा लेने ही आते हैं, ठीक है, भगवान भरोसे रहें आप लोग। अब देखिए, तो यह एक परिवर्तन था, भाई खिलजियों ने पहली बार जो है एक नई शुरुआत किया, साम्राज्यवादी संकल्पना को जन्म दिया। इसके पहले आप गुलाम वंश में इस तरह की चीजें नहीं देख पाएंगे। ठीक, अब और नया क्या चीज हुआ, 3 पॉइंट ये हो गए, 3 पॉइंट ये हो गए। अगला चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, कहते हैं कि तुर्कों ने, खिलजियों ने, खिलजी वंश ने, खिलजी वंश गुलाम वंश के नस्लवाद, गुलाम वंश के नस्लवाद के वर्चस्व को तोड़ा, गुलाम वंश के नस्लवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया। ये चौथा बदलाव था। अब आपको पता है कि भाई गुलाम वंश में आपने देखा कि दिल्ली की गद्दी पर या प्रशासन में, ब्यूरोक्रेसी में कहीं भी केवल गुलाम तुर्कों के द्वारा ही शासन किया गया। किसी भी अन्य प्रजाति या किसी भी हिंदू समुदाय के व्यक्ति को प्रशासन में शामिल नहीं किया गया। सारी दिल्ली सल्तनत की सत्ता गुलाम वंश में केवल गुलाम तुर्क सरदारों के द्वारा ही संचालित की गई। वो अपने आप को नस्ल में सबसे उच्च मानते थे
और प्रशासन को हमेशा उन्होंने अपने हाथ में रखने की कोशिश किया। लेकिन जब खिलजी वंश दिल्ली की सत्ता में आया बच्चों, तो खिलजियों ने निम्न तुर्कों को भी प्रशासन में शामिल किया। तो न केवल निम्न तुर्कों को प्रशासन में शामिल किया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल किया। और ये पहली बार खिलजियों के समय देखा गया कि भारतीय भी प्रशासन में बच्चों शामिल हुए। हालांकि इसके पहले सेना के तौर पर अगर देखा जाए तो सेना में आपने मोहम्मद गोरी ने भी शामिल किया था, गजनवी ने भी शामिल किया। सेना के रूप में तो हिंदुओं को शामिल किया गया, इसके पहले भी मोहम्मद बिन कासिम की सेना में भी कुछ हिंदू शामिल थे, ठीक। लेकिन जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, तो प्रशासन में पहली बार गुलाम तुर्कों या गुलाम वंश की जो नस्ली सर्वोच्चता थी उसको तुर्क खिलजियों ने क्या किया, समाप्त कर दिया बच्चों। खिलजियों ने क्या किया, समाप्त कर दिया। इसके बाद इसको एक नजर से और आप देख सकते हैं, यह निम्न नस्ल के तुर्कों का उच्च नस्ल के तुर्कों के विरुद्ध श्रेष्ठता स्थापित करना था, ठीक है। उच्च नस्ल के तुर्कों के या मुस्लिमों के विरुद्ध जो है, मुस्लिमों के खिलाफ एक संघर्ष कर सकते हैं आप। यह निम्न नस्ल के तुर्कों का उच्च नस्ल के तुर्कों के विरुद्ध एक संघर्ष था, ठीक है। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि खिलजी क्या थे बच्चों, ये निम्न नस्ल के थे, और जो ये लोग थे ये क्या थे, गुलाम तुर्क, ये उच्च नस्ल के थे। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, खिलजी वंश ने खलीफा को महत्व प्रदान नहीं किया। अब आपको पता है बच्चों कि खिलजी वंश पहला ऐसा वंश था जो खलीफा कौन होता था, यह इस्लामिक धर्मगुरु होता था। पैगंबर के बाद इस्लाम धर्म में इसी का स्थान था। यही खलीफा इस्लाम का धर्मगुरु होता था। यही सारे सुल्तानों को सुल्तान के पद की क्या देता था, मान्यता देता था। जब तक खलीफा सुल्तान के पद के लिए मान्यता पत्र या खिलियत जिसे कहते हैं, जिसे नियुक्ति पत्र कहते हैं, जब तक वो प्रदान नहीं करता था, तब तक जनता उसे अपना सुल्तान नहीं मानती थी। तो इसका मतलब है कि जो सुल्तान है, सुल्तान के ऊपर होता था खलीफा, ठीक है। आप देखिए तो इल्तुतमिश ने भी 1229 में खिलियत प्राप्त किया, आपके ऐबक ने भी खिलियत प्राप्त किया गयासुद्दीन के द्वारा, ठीक है। तो कहीं न कहीं सुल्तान ने खलीफा की मान्यता क्या किया, प्राप्त किया। यानी सुल्तान ने खलीफा की मान्यता प्राप्त किया, यानी खलीफा के महत्व को इन्होंने क्या किया, राजनीति से ऊपर रखा, ठीक। लेकिन अगर खिलजी वंश को आप देखें तो खिलजी वंश में खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से कोई खिलियत प्राप्त नहीं किया, यानी खलीफा के वर्चस्व को ही दिल्ली सल्तनत से खत्म कर दिया। उसका उत्तराधिकारी मुबारक शाह खिलजी, वो तो 2 कदम और आगे निकल गया, उसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। यानी सुल्तान राजनैतिक रूप से श्रेष्ठ होता था और खलीफा को, यानी खलीफा का पद भी स्वयं धारण करके कहीं न कहीं राजनीति और धर्म दोनों में सर्वोच्च सुल्तान को बना दिया। यानी धर्म और राजनीति दोनों को कहीं न कहीं राजनीति में ही क्या कर दिया, संकेंद्रित कर दिया, जो अभी तक दिल्ली सल्तनत में बच्चों दिखाई नहीं दिया था, ठीक है। यानी पहली बार खिलजियों ने खलीफा जैसे धार्मिक पद के महत्व को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, जो अभी तक गुलाम वंश में दिखाई नहीं दिया था, ठीक है। तो ये एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। दूसरी,
जनमत को भी महत्व प्रदान किया। जनमत को भी महत्व प्रदान किया। आपको पता है बच्चों, जलालुद्दीन खिलजी को जब तक ये नहीं पता चल गया कि दिल्ली की जनता उसे सुल्तान मानती है, तब तक वो दिल्ली नहीं गया। कुलियोखरी महल में ही यमुना के किनारे अपना राज्यारोहण करवाया। बहराम शाह के द्वारा बनाए गए, कैकुबाद के द्वारा बनाए गए किलोखरी महल में ही वह अपना राज्यारोहण करवाया। तो यानी पहला ये ऐसा वंश था जो जनता की इच्छाओं का भी क्या किया, सम्मान किया। ठीक, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी नहीं करेगा बच्चों। और सबसे अंतिम बात आपको मैं बताऊंगा, आठवां पॉइंट, खिलजी वंश पहली बार शक्ति को सत्ता का आधार बनाया। शक्ति को सत्ता का आधार बनाया। पहली बार शक्ति को सत्ता का आधार बनाया। यानी इसका मतलब है, इसको समझिए बच्चों, शक्ति को सत्ता का आधार बनाया। अब देखिए, इसका मतलब हुआ, कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के समय आप देखिए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने ना तो जनता का समर्थन देखा, ना ही उलेमा वर्ग के समर्थन को पाने की कोशिश किया, ना ही खलीफा के समर्थन को पाने की कोशिश किया। उसने सत्ता के संचालन के लिए धर्म का सहारा नहीं लिया, जनता की भावनाओं का सहारा नहीं लिया, धर्म गुरु उलेमा की भावनाओं का सहारा न लिया, न तो अमीर वर्ग के महत्व को समझा। उसने शक्ति के आधार पर सत्ता का संचालन किया। यानी पावर ऑफ अटॉर्नी सारी उसके हाथ में थी। उसने शक्ति को सत्ता के संचालन का आधार बनाया, जो अभी तक दिल्ली सल्तनत में नहीं था। ठीक, ये पहली बार आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में बच्चों खिलजी वंश एक ऐसा वंश है जिसने अमीर वर्ग, जिसने उलेमा वर्ग, जो धर्मगुरु होते थे, उलेमा वर्ग, खलीफा, इन सारे लोगों को महत्व प्रदान नहीं किया। ठीक है, और शक्ति के आधार पर सत्ता का क्या किया, संचालन किया। शक्ति के आधार पर सत्ता का क्या किया, संचालन किया। ठीक है, अब इतने पॉइंट बहुत हैं, अगर इसमें से आपको 4-5 भी याद रहे तो आपके लिए बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। अब नीचे आप निष्कर्ष देंगे कैसे, निष्कर्ष में आप कहेंगे कि उपरोक्त तथ्यों, उपरोक्त मतलब ऊपर दिए गए उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह देखा गया कि खिलजियों ने तत्कालीन समय में गुलाम वंश की सापेक्षता में एक आमूलचूल परिवर्तन को जन्म दिया, जिसकी वजह से इसे खिलजी क्रांति का काल कहा गया। बात समझेंगे नहीं? तो आप पूरी तरह से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर दिए। बात समझ गए नहीं? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, या जिन लोगों को न समझ में आया हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों पूछ सकते हैं। राजकुमार डांगे, देवेश शर्मा, प्रियंका कुमारी, प्रियंका समझ में आया बच्चों? अनुराधा, रवि प्रकाश, देवेश, सौरभ सक्सेना, रिलीजियस वाइज। अभी ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं। क्लियर हो गया सबका? अब आप लिख सकते हो ना, सभी लिख सकते हैं। अब इसको अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में आपको इसे क्या करना है, लिखना है। ठीक है, एक सेकंड, इसे अपने शब्दों में आपको क्या करना है, लिखना है बच्चों। ठीक है, अब हम आगे चलें। अब मेडुअल के लिए बेस्ट बुक बताएं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बच्चों खिलजी वंश की तरफ। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, एक सेकंड। खिलजी वंश की तरफ चलते हैं।
देखिए खिलजी वंश का संचालन कब से कब तक है? 1290 से 1320 तक, ठीक है। और इसका संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी बच्चों इसका क्या है? संस्थापक है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज शासक था बच्चों। ये कितने वर्ष का था? 70 वर्ष का था, सबसे उम्रदराज शासक था। ठीक, और इसका भतीजा लगेगा कौन? अली गुरशप। अली गुरशप इसका क्या था? भतीजा था। अली गुरशप शिहाबुद्दीन का बेटा था। शिहाबुद्दीन का बेटा था अली गुरशप। अली गुरशप बच्चों, अली गुरशप किसे कहते हैं? अली गुरशप अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। अली गुरशप, ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। अली गुरशप किसका नाम है? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अब देखिए खिलजी वंश सबसे उम्रदराज शासक जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक, और जलालुद्दीन खिलजी इसकी एक उपाधि है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि क्या है? तो इसे बच्चों तलवार का बेटा कहा गया। तलवार का बेटा को उर्दू में लिखते हैं इब्ने सईद। इसे तलवार का बेटा कहते हैं, इब्ने सईद। इसको फारसी में लिखेंगे, फारसी में इसे क्या कहेंगे? इब्ने सईद। इब्ने सईद इसे कहते हैं। ठीक, और इसका एक नाम बच्चों शाइस्ता खां है। ठीक है, इसे हम प्रेम से क्या कहते हैं? शाइस्ता खां। नाम याद रखिएगा, उलुग खां बलबन को कहा गया है शाइस्ता खां। इसका एक नाम क्या है? शाइस्ता खां। ठीक, तो बच्चों इन्होंने क्या किया? गुलाम वंश के अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? क्यूमर्स था। क्यूमर्स की हत्या करके, गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके इन्होंने, जलालुद्दीन ने किलोखरी महल में बच्चों, एक सेकंड बच्चों, मैं कॉल कर रहा हूं, आपका कॉल लग नहीं रहा है। बताएं तो सिद्धार्थ, मैं क्लास में हूं, बताओ जल्दी। हेलो हेलो, मैं अभी कॉल करता हूं, 15-20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद करता हूं। देखिए बच्चों, क्यूमर्स की हत्या करने के बाद ये किलोखरी महल, एक सेकंड बच्चों, हेलो हेलो, बच्चों एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा इमरजेंसी था, इस वजह से उठाना पड़ा। ठीक है, हाँ, क्यूमर्स की हत्या करने के बाद इन्होंने किलोखरी महल में बच्चों क्या किया? अपना राज्याभिषेक किया। किलोखरी महल में कौन? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी महल में अपना क्या किया? राज्याभिषेक किया। ठीक है, अब देखिए
कहते हैं जब ये राज्याभिषेक कर लिया तो कहा जाता है कि जनता की डर से ये दिल्ली नहीं गया, जनता की डर से ये दिल्ली नहीं जाता है। लेकिन जब दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने इनको आमंत्रण भेजा तब जाके यह दिल्ली की गद्दी को क्या करता है, संभालता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम अगर करें तो पहली बार इसने दिल्ली सल्तनत में सेवा कब दिया, पहली बार इन्होंने दिल्ली सल्तनत में सर्विस कब दिया? ठीक, तो कहा जाता है जलालुद्दीन खिलजी पहली बार बलबन के शासनकाल में बच्चों सरे जानदार के पद पर आया था। किस पद पर? सरे जानदार। पहली बार ये बच्चों बलबन के कार्यकाल में, बलबन के समय किस पद पर आया? सर ए जानदार, सर ए जानदार के पद पर ही आता है। ठीक, इसके बाद बलबन के बाद शासक कौन बना? बलबन के बाद शासक बना कैकूबाद। कैकूबाद के समय ये क्या पद पाए? कैकूबाद के समय ये आरिज मुमालिक का पद पाए। कैकूबाद के समय इनको कौन सा पद दिया गया? आरिज ए मुमालिक, आरिज मुमालिक का पद इनको प्राप्त हुआ। आरिज मुमालिक का मतलब होता है युद्ध मंत्री, आरिज मुमालिक का मतलब होता है युद्ध मंत्री। ठीक है, आरिज मुमालिक का पद इनको क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद क्यूमर्स के समय आता है तो नायब का पद ये प्राप्त किया। और एक बात ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश में हमेशा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जहां पर मंगोलों का खतरा ज्यादा था बच्चों, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में हमेशा ये क्या रहा? तैनात होता रहा। और लगभग कई बार इसने मंगोलों के आक्रमण को क्या किया? विफल किया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने कई बार बच्चों ये मंगोलों के आक्रमण को क्या किया? विफल किया। लेकिन जब स्वयं ये गद्दी पर आया तो कहा जाता है ये अपनी विचारधारा को बड़े ही उदार तरीके से प्रस्तुत करता है। बर्नी के शब्दों में कहा जाए तो ये स्वयं कहता है कि मैं सबसे बुजुर्ग सुल्तान हूं। ठीक है, और मैं राज्य सत्ता के लिए अपने मुसलमान भाइयों या किसी की भी हत्या नहीं करना चाहता। ठीक है, यानी ये दर्शा देता है कि मैं राज्य विस्तार का आकांक्षी नहीं हूं। ठीक है, मैं राज्य के विस्तार के लिए किसी भी दूसरे क्षेत्र या राजा की हत्या नहीं करूंगा, यानी उदारवादी प्रवृत्ति को ये व्यक्त करता है। लेकिन कहा जाता है कि जब कभी भी कोई सुल्तान बहुत उदार हो जाता है तो उसके समय विद्रोहों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कई विद्रोह बच्चों जलालुद्दीन खिलजी के समय भी हुए। उसी विद्रोहों में एक विद्रोह आपके किसली खां का है। किसका है? किसली खां, जिसको मलिक छज्जू कहा जाता है। ये कड़ा मानिकपुर का बच्चों क्या था? सूबेदार था। इनके समय कौन कौन से विद्रोह होते हैं? जलालुद्दीन खिलजी के समय विद्रोह को अगर आप देखें तो इनके समय मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ। मलिक छज्जू का विद्रोह, मलिक छज्जू का विद्रोह। ठीक, कहते हैं मलिक छज्जू बच्चों ये काड़ा मानिकपुर, आप जानते हैं ये प्रयागराज के बगल में है काड़ा मानिकपुर। और जब बच्चों काड़ा मानिकपुर में कहा जाता है कि काड़ा मानिकपुर में क्या हुआ? काड़ा मानिकपुर में इन्होंने विद्रोह कर दिया। ये यहाँ के इक्तादार थे। इन्होंने जब विद्रोह किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, इनके विद्रोह को क्या करता है? दबा देता है और इन्हें गिरफ्तार करके जलालुद्दीन खिलजी के समक्ष क्या करता है? प्रस्तुत करता है। लेकिन जब जलालुद्दीन खिलजी ने देखा कि ये बलबन का भतीजा है, ठीक है, तो कहा जाता है जलालुद्दीन खिलजी ने इसे माफ कर दिया। इसके विद्रोह को वो क्या करता है? इसकी इस गलती को माफ कर देता है। यहां भी वो उदारता दिखाता है। यहां भी बच्चों वो क्या करता है? उदारता दिखाता है। इसके अतिरिक्त एक विद्रोह और था, ताजुद्दीन कूची का विद्रोह। दूसरा विद्रोह है जलालुद्दीन के समय ताजुद्दीन कूची, ताजुद्दीन कूची का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का विद्रोह। कहा जाता बच्चों जिस समय जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर की विजय से वापस आ रहा था, जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीतने गया था, उसी समय ताजुद्दीन कूची का करता है? विद्रोह कर देता है। ताजुद्दीन कूची के विद्रोह के बाद जब ताजुद्दीन कूची गिरफ्तार करके राज दरबार में लाया गया तो कहा जाता जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी तलवार स्वयं उसके सामने फेंक देता है। ठीक है, और ताजुद्दीन कूची के विद्रोह को भी क्या करता है? माफ कर देता है। ठीक, लेकिन बच्चों इनके समय एक विद्रोह और हुआ
और वह विद्रोह सिद्दी मौला का विद्रोह है, जो सूफी संत था। तीसरा जो विद्रोह हुआ, थर्ड, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीसरा विद्रोह। तो तीसरा विद्रोह है ये सिद्दी मौला का विद्रोह है। सिद्दी मौला का विद्रोह है बच्चों। सिद्दी मौला क्या था? ये सूफी संत है। सिद्दी मौला क्या है? ये सूफी संत था। सिद्दी मौला ने क्या किया कि अपने आप को नासिरुद्दीन, आप जानते हैं नासिरुद्दीन को, नासिरुद्दीन की पुत्री से विवाह करता है। नासिरुद्दीन की पुत्री से विवाह किया और ये नासिरुद्दीन गुलाम वंश का शासक था बच्चों, आपको पता है, से विवाह करता है और अपने आप को गुलाम वंश के खून से जोड़ देता है। ठीक है, और गुलाम वंश से जोड़ने के बाद दिल्ली की गद्दी पर दावा ठोक देता है और दावा करने के बाद यह सिद्दी मौला विद्रोह कर देता बच्चों। कहा जाता सिद्दी मौला के विद्रोह को दबाकर, जब जलालुद्दीन खिलजी सिद्दी मौला के विद्रोह को दबाता है बच्चों, तो गिरफ्तारी के बाद जब सिद्दी मौला इनके दरबार में लाया गया तो कहा जाता है सिद्दी मौला को क्रूरता पूर्वक पूरी तरह से हाथी से कुचलवा देता है। यानी एक ही सुल्तान एक ही केसेस में, एक ही अपराध में अलग अलग दंडों का प्रावधान करता हुआ दिखाई देता है। तो एक विरोधाभासी चरित्र जलालुद्दीन खिलजी का उभर कर लोगों के सामने बच्चों आता है। ठीक है, ये चरित्र जो है जलालुद्दीन खिलजी की सत्ता में दिखाई देता है। कहीं पर ये विद्रोह को माफ करता है। इसी तरह रणथंभौर जब जीतने गया था और रणथंभौर को जब जीत नहीं पाया बच्चों, तो उसने कहा कि हम ऐसे ऐसे किलो तो ये मुसलमान भाइयों के एक बाल के बराबर मानते हैं। यानी अपनी अक्षमता को छिपाने का प्रयास किया इसने, अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास करता है जलालुद्दीन खिलजी और दोहरे चरित्र का प्रदर्शन राज सत्ता में करता है। तो ये जलालुद्दीन खिलजी का एक चरित्र जो है आपके सामने दिखाई देता है बच्चों। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो है आपको पता है कि दिल्ली की गद्दी पर किसकी सत्ता आती है, और वो सत्ता आती है बच्चों जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी नो डाउट भारतीय इतिहास का एक योग्य शासक माना जाता है बच्चों, भारतीय इतिहास का एक योग्य शासक माना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक बड़ा अध्याय है जिसकी चर्चा बच्चों कल की क्लास में की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि जो बच्चे नए सिरे से अभी जुड़े हैं वो जान लें कि हमारी क्लासेस बच्चों अगर प्लस पे आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस की कंप्लीट तैयारी अगर आप चाहते हैं प्लस पे, अनअकैडमी प्लस पे, तो न्यू बैच हमारी आर्ट एंड कल्चर की स्टार्ट हुई है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की बच्चों न्यू बैच स्टार्ट हुई है। ठीक, और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यानी अगर 2020-22 में, सॉरी 21-22-23 में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो 8 सितंबर से न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट हुई है। ठीक, प्लस पर आप कोर्स ले सकते हैं जहां पर प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। प्लस और आइकोनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे बच्चों। आइकोनिक थोड़ा सा एडवांस है इसलिए क्योंकि यहां पर आपको एक पर्सनल कोच भी अनअकैडमी प्रोवाइड करती है। बाकी आप दोनों कोर्स ले सकते हैं, प्लस और आइकोनिक, और प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट तैयारी आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे 2 साल और 1 साल के कोर्स को प्रीफर करते हैं। आइकोनिक जो है बच्चों जिसमें कोच की सुविधा भी है, ये 10% डिस्काउंट के बाद आपको 89,100 का, 1 ईयर का 10% डिस्काउंट के बाद 57,600 का पड़ेगा। लेकिन 10% डिस्काउंट अगर आपको लेना है तो हमारे रेफरल कोड SKY लाइव का यूज आपको करना पड़ेगा। और जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन 2 साल का 64,000 का है, लेकिन ये 10% के डिस्काउंट के बाद केवल आपको 57,000 पे करना है और 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन केवल 39,600 में। तो जो बच्चे कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस हैं यूपीएससी को लेकर, आईएएस बनना चाहते हैं, तो नो डाउट बच्चों इसमें कोई शक नहीं है कि आईएएस की तैयारी अगर आपको वास्तव में करना है तो आपको प्लस पर ही आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस पर ही आपको सही तैयारी मिल सकती है। फ्री क्लासेस जो होती है बच्चों वो सच है कि हाँ फ्री क्लासेस होती हैं, लेकिन उनसे आपको जो है कोई रिजल्ट या किसी भी तरह के फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके लिए बच्चों आपको प्लस पे आना होगा और प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। ठीक है, हाँ प्लस पर अगर आप आएंगे तो आप अनअकैडमी पर बच्चों SKY लाइव के थ्रू आएंगे जो आपको 10% का डिस्काउंट भी देगा। ये हमारा रेफरल कोड है जिसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे गाइडेंस में बच्चों आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आप लोगों के बच्चों समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमसे जुड़ना है। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है
कि हमारे रेफरल कोड SKY लाइव को आप जो है क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और तभी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तभी आप बच्चों हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज की क्लास यहां समाप्त करते हैं और कल देखेंगे अली गुरशप यानी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति और अन्य चीजों की चर्चा कल की जाएगी। थैंक यू बच्चों, शुभ रात्रि सभी को हमारी तरफ से।